करने जा रहे हैं वो है हमारा 2 जून 2021 का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो देखिए सब अंदर देख ही लेंगे। तो सबसे पहले जीएस पेपर 2 से यूनिट आप देख सकते हैं। तो न्यूज़ क्या है, H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो H10 चीन में जो H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन है, इससे मनुष्य के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला दर्ज किया गया अभी तक का। तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले हम। तो देखिए ये क्या होता है, एक प्रकार का पक्षी होता है, पक्षियों में पाने जाने वाला फ्लू होता है। ठीक है, जिसे एवियन फ्लू भी कहते हैं। तो दुनिया भर के जो भी जंगली पक्षी होते हैं ना, उनमें ये बीमारी आमतौर पर पाई जाती है। ठीक है, ये घरेलू जो कुक्कुट प्रजाति होती है, जो मुर्गे की प्रजाति है, अन्य पक्षी एवं पशु जो प्रजाति होती है, उनको संक्रमित कर देती है। ठीक है, बर्ड टू बर्ड जो है ये फैलता है। इसका प्रसार और संचरण देखते हैं। तो ये जो एवियन फ्लू है, इसका वायरस संक्रमित जो भी पक्षी होगा ना, उसकी लार जो उसका सलाइवा होता है ना, मतलब जो हमारे मुंह में होता है सलाइवा, और जो बलगम होती है, मैकस, और जो मल होता है, पूप होता है, उससे फैलता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, तो इससे जो है मनुष्य भी संक्रमित होता है। तो होता कैसे है, तो ये जो वायरस होता है वो पर्याप्त मात्रा में, अगर जो एनफ क्वांटिटी होती है उसमें, अगर मनुष्य की आँख में, नाक में, मुंह में चला जाता है, या इन संक्रमित पदार्थों के जो श्वसन प्रक्रिया, हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो इन पक्षियों की श्वसन प्रक्रिया है, इनके माध्यम से व्यक्तियों के भीतर जो है पहुंच जाता है। ठीक है, तो इससे मनुष्य क्या है, संक्रमित हो जाता है। तो चिंता का कारण क्या है इसके बारे में, तो इसके अंतर्गत जो चाइना के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन्होंने इसको मतलब नकारते हुए क्या कहा कि जो उक्त मामला है पोल्ट्री से जो मनुष्य है, उसमें वायरस का एक छिटपुट मामला है। ठीक, मतलब छिटपुट संचरण हुआ है, और ये जो है महामारी नहीं बनेगी। ठीक है, H10N3। तो उनके द्वारा जो है आश्वासन दिया गया कि ये एक निम्न रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर जो है प्रकार है, और इससे बड़े पैमाने पर जो है फैलने का जोखिम बहुत कम है। तो मनुष्यों में H10N3 के प्रसार को फैलने से रोकने संबंधी उपाय तो कैसे रोका जा सकता है। देखिए, जो भी पक्षी बीमार हो या मरा हुआ हो, उसके संपर्क में ना आए, और जो पक्षी है ना, उसके सीधे संपर्क में भी ना आए। मतलब आज अभी करंट में ये बोला जा रहा है। ठीक है, लोगों को इस समय जो है खाने की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाइजीन जो है सबसे प्राइमरी आपको रखना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा लोगों को मास्क पहनना चाहिए, और आत्म सुरक्षा हेतु जागरूक रहना चाहिए हमेशा ही। साथ ही बुखार, श्वसन संबंधी अगर लक्षण है तो उसकी लगातार निगरानी जो है करते रहना चाहिए अपनी। तो देखिए इसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ये। तो चाइना में जो है काफ़ी सारे स्ट्रेन पाए जाते हैं बर्ड फ्लू के। ठीक है, किंतु अभी तक मनुष्यों में जो है फैलने का इसका कोई बड़ा प्रकोप नहीं हुआ है। ठीक है, चीन में जो बर्ड फ्लू है उसके कारण आखिरी मानव महामारी जो है 2016-17 के दौरान जो H7N9 वायरस है उससे फैली थी। ठीक है, उसके अलावा जो H5N8 है, जो कि इन्फ्लुएंजा ए जिसे नाम दिया गया था, तो भी ये भी क्या है, वायरस का एक उप प्रकार है। परंतु ये जो मनुष्य है उनके लिए कम खतरनाक होता है, किंतु ये जंगली पक्षियों और घरेलू पक्षियों के लिए क्या है, अति घातक होता है। अप्रैल में जो पूर्वोत्तर चीन है, ठीक है, पूर्व और उत्तर, उस चीन के जो शेनयांग शहर था, उसमें जंगली पक्षियों में जो है अत्यधिक रोगजनक जो H5N6 एवियन फ्लू है वो संक्रमण पाया गया था। अब इसका अगर वर्गीकरण करें तो जो ये इन्फ्लुएंजा है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो प्रोटीन जो हीमाग्लूटिन हीमाग्लूटिनिन, ठीक है, और दूसरा क्या है, न्यूरोमिनिडेस। ठीक है, इसके आधार पर जो है उप प्रकारों में, मतलब इनके डिफरेंट टाइप हैं ये दोनों, हीमाग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेस। ठीक है, इसके रूप में वर्गीकृत किया गया। उदाहरण के लिए जो HA7 प्रोटीन अलग है और Na9 प्रोटीन अलग है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, H7N9। ठीक है, ये इसका एक सब टाइप या फिर उपकार है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी जीएस पेपर 2 से है, वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर स्वतः संज्ञान या भी सुओ मोटो लेते हुए जो महामारी में जो भी मतलब बच्चों ने, जिन्होंने अपने निकटस्थ जो लोग हैं उनको खोया या सदमा झेला है, तो उनके जो सुरक्षा जो उन्हें दी गई है ना, उसकी जांच की मतलब जांच करने की जो है की जा रही है। ठीक है, तो ये उन्होंने खुद ही सुओ मोटो लिया, स्वतः संज्ञान। इस संबंध में जो 28 मई में जो है जो अदालत है, उन्होंने केंद्र सरकार को ये मतलब जिम्मा दिया था कि जो महामारी की वजह से बच्चे अनाथ हो गए ना, उनके कल्याणकारी उपाय करने का जो है निर्देश किया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो NCPCR है और जो राज्य हैं, उनको जो भी बच्चे हैं ना उस समय, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं,
उनको जो है चिन्हित करते हुए संबंधित जानकारी को संकलित करने के लिए कहा गया था। मतलब जो कितने बच्चे जो हैं अनाथ है और कितने मतलब जो है इस टाइप से ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ठीक है, मेंटली मतलब जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो है बाल स्वराज नामक एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर एनसीपीसीआर ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी, ठीक है। देश में लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है इस समय पे, ठीक है। मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के दौरान 0 से 17 वर्ष तक की आयु के अनाथ या परित्यक्त बच्चे शामिल हुए, ठीक है, 0 से 17 साल तक के। इन बच्चों के लिए तस्करी और देह व्यापार में धकेले जाने का खतरा काफ़ी अधिक था, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, तो देखिए ज़रूरत तो आपको पता ही, जैसे कोविड-19 से क्या हुआ है, कमज़ोर वर्ग जो है तबाह हो चुका है, ठीक है। और ऐसे कई बच्चे जिनके परिवार में जो माता पिता थे, ठीक है, वो मतलब उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वो क्या हो गए, अनाथ हो गए। तो इन बच्चों को जो मतलब जो अधिकारी है उनकी ओर से तत्काल और विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मतलब अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, देह व्यापार और जो इनकी तस्करी है वो होने का खतरा है, तो इसकी वजह से जो है इनको विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में देख लेते हैं अब यहाँ पे एनसीपीसीआर ये होता क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर। इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 था, उसके अंतर्गत 2007 में की गई थी। करता क्या है, यह है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसके प्रशासनिक नियंत्रण में ये कार्य करता है। कौन से मंत्रालय के, महिला एवं बाल विकास, ठीक है। आयोग का कार्य देश में बनाई गई जो समस्त विधियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम है, प्रशासनिक तंत्र है, भारत के संविधान है, या साथ ही जो संयुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन है उसमें जो प्रतिपादित बाल अधिकार है उसके संदर्भ के लिए अनुरूप होने को सुनिश्चित करना। तो जो भी जो बच्चों के अधिकार होते हैं उनको ये जो है सुनिश्चित करता है एक तरह से, ठीक है, अगर आप शॉर्ट में से देखेंगे तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में एनसीपीसीआर की शक्तियाँ क्या है। देखिए जो भी कानून का अलग अगर उल्लंघन हुआ है, अगर उसकी कोई शिकायत कर रहा है तो ये उसकी जांच करेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर पूछताछ करने हेतु बुलाना है या साक्ष्य की मांग करना है तो वो भी ये करता है। न्यायिक जांच का आदेश दे सकता है, ठीक है, किसी भी जो बच्चों से मतलब रिलेटेड मामला होगा उसमें न्यायिक आदेश की जांच दे सकता है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दर्ज कर सकता है। अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से संपर्क कर सकता है। प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। एनसीपीसीआर एटलीस्ट ये तो ध्यान रखिएगा कि ये बच्चों से रिलेटेड होता है, बच्चों के जितने भी वो होते हैं जो इनके बारे में, जैसे कि अब कोविड में बच्चे अनाथ हो गए तो उनको ये मतलब देख रहा है, ठीक है, ताकि उनकी तस्करी ना हो, ना उनके साथ देह व्यापार में कोई धकेले, ठीक है। आयोग का गठन की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। कितनी, मिनिमम 2 महिलाएं होना इसमें आवश्यक है। सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, और इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का होता है, ठीक है। तो इसी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष हो और सदस्यों की अधिकतम आयु 60 वर्ष हो। 65 अध्यक्ष और 60 जिसके सदस्य होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, ये भी जीएस पेपर 2 से, ये यूनिट है, देख लीजिए। और माता पिता, न्यूज़ क्या है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो इसका संदर्भ क्या है, तो इसके अंतर्गत जो कर्नाटक हाई कोर्ट था उसने कहा जो ये एक्ट था उसके अंतर्गत जो राज्य है उसको वृद्धाश्रम स्थापित करने थे पर उस वो क्या है, पूरी तरह से विफल रही है, ठीक है। मतलब उन्होंने जो निर्धारित वृद्धाश्रम थे उनको स्थापित नहीं किया। क्या कानून के अनुसार राज्य के लिए वृद्धाश्रम स्थापित करना अनिवार्य है, तो देखिए कानून की धारा जो 19 है उसके अनुसार देखिए जो स्टार्टिंग में है कम से कम एक वृद्धाश्रम हर जो जिला है उसमें होना चाहिए, ठीक है। ये तो राज्य का कर्तव्य हुआ। उसके अलावा जो राज्य सरकार है वो चरणबद्ध रीति से सुलभ स्थानों पर जितना वह आवश्यक समझे या जितना उसे कहा गया हो, ठीक है, उतने वृद्धाश्रम जो है स्थापित करेगी और उनका अनुरक्षण भी वही करती है, ठीक है। राज्य सरकार वृद्धाश्रमों के प्रबंधन के लिए एक योजना भी निर्धारित करेगी, ठीक है। इस विषय पर अगर उच्च न्यायालय की टिप्पणी देखें तो देखिए यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसने क्या कहा कि जो हमारे ऊपर जो ये है ना, राज्य सरकारें वृद्धाश्रम की स्थापना करेगी और अनुरक्षण करेगी। यहाँ पे इंग्लिश में जो है मे होता है ना, मे माइट वाला, मे जैसे मे आई कम इन, मैम क्लास में बोलते थे ना हम, तो उस टाइप से जो है मे शब्द का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे जो है अदालत ने फिर उसके रिप्लाई में कहा कि इस मे शब्द को हटा के हम यहाँ पे शैल शब्द का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो शैल का मतलब क्या होता है, करना चाहिए, शैल शुड, ठीक है। तो शुड का मतलब होता है करना पड़ेगा। तो इनकी आवश्यकता आप देख लेते क्यों है, तो मतलब वृद्धों के जो सुरक्षा है वृद्धों की, उसके लिए जो जीवन की कठोर वास्तविकता है उसको देखते हुए इनके लिए एक वृद्धाश्रम होना चाहिए। मतलब अब पहले की तरह संयुक्त परिवार तो रह नहीं गए, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी
बुजुर्गों की देखभाल उनके परिवारों द्वारा नहीं की जाती। इसके अलावा बुढ़ापा एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गया है। ठीक है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, इसका अवलोकन। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया, तो देखिए इस अधिनियम में पहला पॉइंट क्या कहा गया कि जो भी वयस्क बच्चे या उत्तराधिकार जो मतलब माता पिता के बच्चे होते हैं, उनको एक मासिक भत्ता अपने माँ बाप को देना होगा। ठीक है, और वो कानूनी रूप से बाध्य होंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छा पॉइंट था पहले वाला। उसके अलावा दूसरा देखिए, तो ऐसा करने के लिए एक जो है सस्ती और त्वरित प्रक्रिया है उसका प्रावधान किया गया कि मतलब वो भरण पोषण बच्चे उनको दें, तो इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया। उसके अलावा इस अधिनियम के अनुसार माता पिता का अर्थ जो है जैविक, दत्तक या सौतेले माता पिता हो सकता है। ठीक है, मतलब सौतेले भी अगर बच्चे को बड़ा किया उन्होंने, तो उनके लिए भी ये जो है अधिनियम लागू होगा। इस अधिनियम के तहत जो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके जीवन और संपत्ति की रक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो नेक्स्ट न्यूज़ भी जो है जीएस पेपर 2 से ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। चीन तथा मध्य एवं पूर्वी यूरोप 17+1 तंत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप CEE 17+1 मैकेनिज्म। अब देखिए इसका संदर्भ क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या थे, मतलब 17+1 देश थे, जिसमें से लिथुआनिया जो है बाहर निकल गया था इससे। ठीक है, जो हमारी ये है ना CEE 17+1 मैकेनिज्म, तो उसने मतलब ये कहा कि मेरा इससे जो बाहर निकलने का जो निर्णय था वो उचित ठहरा है उसको। ठीक है, इसके नीचे देखेंगे हम कौन से देश थे। तो और लिथुआनिया ने इस बात से भी मना कर दिया कि उसने यह फैसला अमेरिका जो अमेरिकी दबाव है उसके कारण लिया था। इसके मुख्य कारण क्या है, तो लिथुआनिया का क्या कहना है कि जो ये 17+1 मंच है ना, ये एक विभाजनकारी मंच हो गया। ठीक है, जबकि यूरोप की एक मजबूत आवाज़ के रूप में इसे कार्य करना चाहिए था। ठीक है, चीन और जो लिथुआनिया, इनके बीच कई मुद्दों पर जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव बढ़ने का कारण क्या है, तो ताइवान जो है ना, जो चाइना के राइट में छोटा सा देश है ना, उसके साथ लिथुआनिया के जो है नए संबंध। ठीक है, अभी फिगर में देखेंगे हम लिथुआनिया कहाँ पे है, बेलारस के ऊपर, जो यूक्रेन उसके ऊपर बेलारस, फिर लिथुआनिया। तो उइगरों पर जो लिथुआनिया संसद है उसका प्रस्ताव। ठीक है, जो उइगर जो माइनॉरिटी जो समुदाय है, और फिर लिथुआनिया और यूरोपीय संघ जो EU है उसके राजनेताओं पर चीन द्वारा कुछ जो प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो चीन ने क्या किया, जो यूरोपीय राजनेता और शिक्षाविद है उसके खिलाफ देश में प्रवेश करने संबंधी तथा अन्य प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है, और इसका यूरोपीय जो संघ चीन संबंध है उन पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहल है क्या, तो ये चीन के नेतृत्व में गठित एक प्रारूप है जिसकी स्थापना 2012 में बुडापेस्ट में की गई थी। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जो CEE है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप है, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो निवेश और व्यापार है ना, उसके लिए जो हमारा मध्य जो इनका जो CEE है और जो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, उसके मध्य सहयोग का विस्तार करना। ठीक है, उसके बाद जो ध्यान केंद्रित करना है किन पे करना है, जो बुनियादी ढांचा है किन का, जो रेलवे लाइन है, बंदरगाह के आधुनिकीकरण है, मोटर मार्ग है, पुल है, इन सब का जो है मतलब बुनियादी ढांचे इनका स्ट्रॉन्ग करना। इस पहल से चीन का क्या लाभ होगा, तो चीन के अनुसार जो 17+1 पहल है, वो जो पश्चिम यूरोपीय राज्य है उनकी तुलना में कम विकसित जो यूरोपीय राज्य है ना, जो मतलब यूरोप के अगर राइट हैंड साइड पे जितने जो कंट्रीज अभी फिगर में देखेंगे हम, तो उनका जो है उनके साथ अपने संबंधों का सुधार करने के लिए शुरू किया गया था इसे। ठीक है, इस मंच को व्यापक तौर पर जो चीन का BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, गूगल पे सर्च करके इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके विस्तार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो 17+1 का गठन की अगर हम बात करें, देखिए ये सारे देश है जो लिखे हुए हैं ना, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा इन्हें। ठीक है, पहले ये जो है 12 सदस्य देश थे और 5 बाल्कन राष्ट्र थे। ये देखिए ये सारे देश हैं, ये देखिए ये फिगर दे रखा है यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पे ये यूक्रेन, बेलारस, लिथुआनिया देखिए इसके ऊपर है। ठीक है, ये ब्लू वाले सारे क्या है, हमारे 17+1 मेंबर है। उसके अलावा जो ये येलो में दिखा रखा है ये है नॉन EU 17+1 मेंबर। ठीक है, तो मैं इसकी PDF भी आप भेज ही देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, इस जो यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है उसी नाम से आप अगर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो PDF में जाके आप थोड़ा लार्ज करके इसे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए GS पेपर 3 से अर्थव्यवस्था से। ठीक है, IPO ग्रे मार्केट, इसे देख लीजिएगा, यूनिट को एक बार पढ़ लीजिएगा। IPO ग्रे मार्केट, अब ये क्या है इसका संदर्भ देख लेते हैं। देखिए 4 दिन पहले क्या हुआ था, जो पेटीएम का स्टॉक था उसे ग्रे मार्केट में 11,500 से बढ़कर 21,000 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, जैसे ये अपने कुछ शेयर वगैरह बेच देते हैं। ठीक है, ताकि इनकी कंपनी का एक्सपांड हो सके। ठीक है, तो जैसे ग्रे मार्केट होता है, ये क्या होता है,
स्टॉक एक्सचेंज में बिकने से पहले ही जो है उनके शेयर खरीद लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11,500 से बढ़कर इसकी कीमत कितनी होगी, 21,000 होगी। तो कुछ दिन पहले जो पूर्व पेटीएम है, इसने साल के अंत तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव, जो मतलब हमारे दिसंबर की बात हो रही है, पिछले साल की नवंबर दिसंबर मान लीजिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ अर्थात आईपीओ जारी करने की घोषणा की थी। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप पेटीएम के स्टॉक जोरदार वृद्धि हुई है। ठीक है, अभी नीचे सब कुछ देखेंगे हम, ग्रे मार्केट और ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट क्या होता है। तो जब कोई कंपनी अपनी जो वृद्धि है उसको तेज करना चाहती है और धन इकट्ठा करना चाहती है, तो वो क्या करती है, अपने स्टॉक का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में बेच देती है। इस प्रक्रिया को देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। अब ग्रे मार्केट क्या होता है, तो ये एक अनौपचारिक बाजार होता है जिसमें आईपीओ के शेयर या आवेदन शेयर बाजार में जो है ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होने से पहले ही खरीदे या बेचे जाते हैं। ठीक है, इसे पैरेलल मार्केट या फिर ओवर द काउंटर मार्केट भी कहा जाता है। मतलब मार्केट में बेचे जाने से पहले ही जो है खरीदे और बेचे जाना किसी के शेयर। इसकी वैधता और प्रशासन अगर हम देखें, जैसा कि इसमें बताया जा चुका है, ये अनौपचारिक बाजार है, तो इसको विनियमित करने के लिए हमारे पास मतलब कोई भी नियम नहीं होते हैं। जो सेबी हो गया है ना, सेबी स्टॉक एक्सचेंज दलाल, इसमें किसी की भी कोई भूमिका नहीं होती है। इसका खरीद बिक्री निजी तौर पर नकद रूप में होता है, पैसे देके। ठीक है, कोष्टक दर ये क्या होती है अब, तो जो हम ग्रे मार्केट में मतलब बेचते हैं शेयर, तो उसी को एक तरह से जिस रेट पर वो बेचे जाते हैं वही हमारी कोष्टक रेट होती है। ठीक है, इंग्लिश में कोस्टल रेट। जो कोस्टल रेट है वो आईपीओ एप्लीकेशन से संबंधित होती है। जब किसी निवेशक द्वारा जिस दर पर लिस्टिंग होने से पहले, ठीक है, लिस्टिंग हुई नहीं उससे पहले ही आईपीओ आवेदन खरीदे जाते हैं, उसे कोष्टक दर या कोष्टक रेट कहते हैं। ठीक है, निवेशक गैर मार्केट में व्यापार क्यों करते हैं, ग्रे मार्केट में, सॉरी, ठीक है, ग्रे मार्केट में क्यों होता है ये व्यापार। ये मतलब ऐसे होता है जैसे कि आपको अगर लग रहा हो कि किसी कंपनी के शेयर उठने वाले हैं। ठीक है, आपने वो वेब सीरीज़ वगैरह कुछ मूवी देखी होगी हर्षल मेहता करके। ठीक है, तो जब मतलब आप एज्यूम कर ले कि किसी के शेयर उठने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके जो शेयर होते हैं वो पहले ही खरीद लेते हैं। तो वो खरीदने बेचने का काम ग्रे मार्केट में होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई निवेशक है, वो जो आईपीओ आवेदन है उसके लिए निर्धारित समय सीमा से चूक जाए, या फिर वो अधिक शेयर खरीदना चाहता है, मतलब उसे लग रहा है कि इसके कंपनी के रेट बहुत, शेयर जो है बहुत उठ जाएंगे, तो वो ज़्यादा शेयर खरीदना चाहता है, तो वो ग्रे मार्केट जो होता है उससे संपर्क करता है। इनमें कंपनियों का लाभ क्या होता है, तो देखिए जो ग्रे मार्केट है ये मतलब एक तरह से जो है शेयर की मांग कैसी होगी और सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयर का प्रदर्शन कैसा होगा। ठीक है, ये मतलब कंपनियों को एज्यूम करने के लिए इस मार्केट जो है सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसके अलावा जो एक आईपीओ ग्रे मार्केट है उसका इस्तेमाल सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के जो स्टॉक होते हैं उसके प्रदर्शन के बारे में जानने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, मतलब आप जैसे स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट वगैरह करते होंगे, तो पहले ही हमें एज्यूम करना पड़ता है कि इसके प्राइस नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। ठीक है, जैसे अब लॉकडाउन हुआ था तो ऑयल वगैरह के प्राइस गिर गए थे, है ना, तो ऐसे हमें एज्यूम करना पड़ता है, कंडीशन अलग अलग मिला के। अगर संबंधित चिंताएं देखें, तो ये एक अनौपचारिक बाजार है जो सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अतः इसमें कोई गारंटी नहीं दी जाती है। तो जो सभी लेन देन और विश्वास है वो और जो प्रतिपक्ष जोखिम है उसके आधार पर किया जाता है, जो काउंटर पार्टी रिस्क कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए स्टॉक टैंक हो जाने अर्थात स्टॉक के खराब प्रदर्शन करने पर पार्टियों के लिए बहुत कम जो है कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होती है। ठीक है, मतलब पैसा डूब गया तो डूब गया। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 3 से ही है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 यूनिट देख लीजिएगा एक बार। तो इसका संदर्भ क्या है, तो एक याचिका दर्ज की गई है जो NSA है वो लागू करने के लिए, क्योंकि जो कोविड-19 है उसकी वजह से जो वस्तु की जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी पर जो है एक याचिका मतलब दर्ज की गई है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो जो EVS होते हैं ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, या फिर जो BPL होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं, ऐसे हजारों नागरिक हैं जो अस्पतालों के बिस्तरों की जो जमाखोरी है, आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में आता ही रहता है कि रेमडेसिविर जो है कालाबाजारी की जा रही थी। ठीक है, इस टाइप से जो है बिस्तरों की जमाखोरी, मिलावटी कोविड दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, ठीक है, इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। और रेमडेसिविर और टैसिलिजुमैब आदि जैसे जीवन रक्षक इंजेक्शन है, इनकी बिक्री में जो है भारी मुनाफाखोरी खोरी हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है सड़कों पर, घरों में लोग मर रहे हैं ना, अस्पतालों में भी। तो इस याचिका में क्या कहा गया है कि इन कृत्यों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो NSA के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये एक निवारक निरोधक कानून होता है, कानून है NSA। इसके अंतर्गत
तो जो मतलब व्यक्ति को किसी को एक तरह से कह सकते हैं कि हम डराने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जो निवारक निरोध है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को मान लीजिए अगर उसने कुछ क्राइम किया तो उसको हम भविष्य में अपराध करने से रोकने और भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए हिरासत में रखना, कैद में रखना शामिल होता है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 22 है उसका क्लॉज 3 का बी है, उसमें जो है राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी कारणों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध और प्रतिबंध लगाने की अनुमति का प्रावधान करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो अनुच्छेद 22 का 4 है उसके अनुसार तो जो ये निवारक निरोध होता है इसमें मतलब अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने तक मान लीजिए आपने कैद में रख लिया, उसके बाद इसको अगर बढ़ाना है पीरियड को 3 महीने से आगे, तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड होगा जो 3 मास की उक्त अवधि के निरोध को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारणों का प्रतिवेदन करेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो 44वां संविधान संशोधन था, अधिनियम था 1978 के द्वारा, जो सलाहकार बोर्ड है उसकी राय पर्याप्त किए बिना नज़रबंदी की अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया, ठीक है। पहले 3 महीने था, अब 2 महीने कर दिया गया इस कानून को, ठीक है। तो हालांकि यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए 3 महीने की मूल अवधि का प्रावधान अभी भी जारी है। उसके बाद देखिए हिरासत की अवधि की अगर बात करें तो एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को हम 12 महीने तक मैक्सिमम हिरासत में रख सकते हैं, पर अगर कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं सरकार को तो उस अवधि को क्या कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर एनएसए के तहत दूसरा जो लॉ है, अगर किसी व्यक्ति को आप आरोप बताए बिना हिरासत में रखेंगे तो 10 महीने तक मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है वो हाई कोर्ट में जो है सलाहकार जो बोर्ड है उसके समक्ष अपील कर सकता है, पर उसे वकील जो है इस मामले में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस कानून के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताएं देखें हम तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का 1, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया ना वो अपनी मतलब रुचि के जो विधि कोई व्यवसायी होगा उससे परामर्श कर सकता है, या फिर प्रतिरक्षा कराने का जो अधिकार है वो उसे दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता जो सीआरपीसी है उसकी धारा 50, इसके अनुसार क्या है, जो तो उस व्यक्ति को जो है ये बताना होगा कि वो क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और उसके अलावा उसे जमानत हासिल करने का अधिकार भी प्राप्त है। हालांकि जो एनएसए है उसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इनमें से कोई भी अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, हालांकि इनमें से कोई भी अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। इन कानून के तहत जो है उन जानकारियों को रोक सकती है जिन्हें वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध मानती हो, ठीक है। सरकार मतलब रोक सकती है इन जानकारियों को, गवर्नमेंट इस पर जो है एक्शन लेती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है प्रीलिम्स फैक्ट है सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन। अब ये क्या है, तो देखिए जो पिछले महीने जो है सिनोफार्मा जो है WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो चीन में बनाया गया था पहला टीका, ठीक है। उसके बाद अब ये जो सिनोवैक कोविड-19 है ये दूसरा टीका है, ठीक है। WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। WHO की अनुमति प्राप्त करने वाला चीन द्वारा ये दूसरा टीका है, ठीक है। पहला सिनोफार्म था, ये सिनोवैक दूसरा टीका है। अब आगे देखते हैं। तो इसके अलावा विभिन्न देशों के लिए, विशेष रूप से उन देशों के लिए जिनके स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय मानक नियामक नहीं है, आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होने से किसी वैक्सीन को शीघ्रता से आयात करने और वितरित करने का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है, अगर ये काम कर जाती है तो संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक जो रिपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल रिपोर्टर लिख रखा है, ये रिपोर्टर ही है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो अलग अलग मानवाधिकार होते हैं ना उन पर रिपोर्ट करते हैं अपनी, ठीक है। तो ये यूएन की ओर से काम करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं और यूएन मानवाधिकार परिषद द्वारा निर्दिष्ट देश या विषयगत अधिदेश पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो विषयगत या देश विशिष्ट परिप्रेक्ष्य होता है उससे मानवाधिकार जो भी नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक होता है उस पर रिपोर्ट करने और सलाह देने का अधिदेश ने प्राप्त होता है, ठीक है। इन प्रतिवेदकों को अपने कार्य के लिए यूएन से कोई वित्तीय मुआवजा नहीं मिलता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए न्यायमूर्ति AK मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। तो इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं अरुण कुमार मिश्रा, वो NHRC के नए अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा की गई है, ठीक है। याद रखिएगा किस किस के द्वारा, PM और होम मिनिस्टर, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता। तो 1993 में स्थापित जो NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा NHRC के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये क्या है, स्वतंत्र वैधानिक निकाय। उसके बाद देखिए MB टैग, तो ये क्या है, तो ये क्या है, एक तरह का थर्मामीटर है जिसे IIT रोपड़ द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या करती है,
जो तापमान दर्ज करने वाला भारत की सबसे पहले, ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है, याद रखिएगा MB टैग, ठीक है। यह पहली अत्याधुनिक जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, अर्थात IoT डिवाइस जो खराब होने वाले उत्पाद हैं, जो मतलब सड़ने वाले जैसे घरों में जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके अलावा जो वैक्सीन होती है, यहाँ तक जो शरीर है उसके अंगों व रक्त की ढुलाई के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम तापमान भी ये दर्ज कर सकता है, ठीक है। मतलब कितना बारीकी से जो है ये तापमान को दर्ज कर लेगा, ठीक है। उसके बाद बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और घर में बैठिए, कोना पकड़िए, किताब पकड़िए और पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके अलावा हैव अ गुड डे। और उसके अलावा अगर आपको बताना है, मैंने थोड़ा सा स्पीड में रिकॉर्ड किया है ताकि वीडियो की लेंथ कम हो जाए, ताकि मान लीजिए 25 मिनट का, अगर आप इसे 1.5 पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के बीच में हो जाएगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि जितनी लेंथ कम हो जाए उतना सही है। तो आप बता सकते हैं कि पहले ही ठीक था 30 मिनट में, मतलब आराम से बता रहा था, या फिर थोड़ा जल्दी कोशिश करके मैं इसे छोटा करूँ वीडियो को, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड हैव अ गुड डे।